मित्रों, आज हम बात करेंगे डेंगू के बारे में। आजकल डेंगू काफ़ी फैला हुआ है और डेंगू की वजह से लोगों में भय भी बहुत व्याप्त है और कुछ मौतें भी डेंगू की वजह से हो रही हैं। तो डेंगू क्या है? डेंगू एक वायरस जनित बीमारी है। ये वायरस हमें मच्छर से आता है। जब मच्छर, ख़ासतौर से ईडीज़ मच्छर होता है, जब वो किसी इंसान को काटता है और मच्छर में पहले से अगर वायरस हैं वो वायरस उसको कहाँ से आएंगे? जब किसी मरीज़ को, जिसको कि डेंगू फीवर होगा, उस मच्छर ने काटा होगा, तो वो वायरस मच्छर के, वो आदमी के खून के साथ मच्छर के अंदर पहुंच जाते हैं। फिर करीब 8-10 दिन तक वो वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और जब नंबर वायरसेस का काफ़ी बढ़ जाता है तो 8-10 दिन के बाद अगर वो मच्छर किसी को काटेगा तो उससे वो वायरस फैलने की संभावना, जिसको मरीज को काटेगा वो बीमारी फैलने की संभावना रहेगी। और एक बार अगर मच्छर को में वायरस पनप गए हैं तो मच्छर की पूरी लाइफ तक वो मच्छर दूसरों को काट काट कर बीमार करता रहेगा। एक उस मच्छर की करीब लाइफ होती है करीब 2 महीने। अब जब मच्छर आपको, किसी को, शख्स को काटता है तो उसके जो वायरस होते हैं वो आपके शरीर के अंदर चले जाते हैं और फिर वहाँ वो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मच्छर काटने के 3-4-5 दिन तक बीमारी नहीं होती है। फिर 3-4-5 दिन में जब मच्छर काफ़ी बढ़ जाते हैं और काफ़ी वायरसेस ब्लड में पहुंच जाते हैं, तब चौथे या तीसरे चौथे दिन आपको परेशानियां शुरू होंगी। जैसे बहुत तेज़ बुखार आएगा, आँखों के पीछे दर्द होगा, सर दर्द होगा, सारी मसल्स में दर्द होगा, जॉइंट्स में पेन होगा, भूख कम लगेगी या उल्टी हो सकती है, या इस तरह की परेशानियां अगर होती हैं तो संभावना ये है कि आजकल के माहौल को देखते हुए, क्योंकि एपिडेमिक फैला हुआ है, तो डेंगू होने की पूरी संभावना है। अब ये करता क्या है शरीर में? नॉर्मली 100 में से 80 मरीज, 70-80 मरीज, 75-80 मरीज करीब को कोई ख़ास परेशानी नहीं होती है। उनको कहते हैं हम एसिम्प्टोमेटिक मरीज़, जिनको या तो बहुत हल्का सा बुखार आया या नहीं आया और वो मच्छर उसमें बना, वो वायरस उसमें बने रहे और उसको कोई तकलीफ़ नहीं हो और वो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो गया। तो ये एसिम्प्टोमेटिक मरीज़, परंतु इनको अगर मच्छर काटेगा तो ये वायरस उसको दे सकते हैं और फिर वो मच्छर वायरस फैला सकता है। तो मतलब ये बीमारी फैला तो सकते हैं पर खुद ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं, या तो इनकी अच्छी इम्यूनिटी होती है इस वजह से, या वायरस का लोड कम आता है इस वजह से। अब जिनको परेशानी होती है, वो जो 15-20% बचते हैं उनको परेशानी होती है, उसमें भी मुश्किल से 1% में बहुत सीरियस इन्फेक्शन होता है, वो सीरियस बीमारी होती है जिसमें मौत होने की संभावना रहती है। बाकी सारे मरीज सीरियस होने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। तो ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बीमारी खतरनाक तो है, मौत भी होती है, पर इतना भयभीत होने की बात नहीं है। काफ़ी ज़्यादातर लोग इससे ठीक होते हैं। अब वो करता क्या है, तीसरे चौथे दिन जब आपको बुखार आता है तेज़, तो 4 या 5 दिन तक वो वायरीमिया रहता है। वायरीमिया का मतलब मच्छर ब्लड में ज़्यादा रहते हैं, और जब तक ब्लड में मच्छर ज़्यादा रहते हैं तभी तक वो शरीर में परेशानियाँ ज़्यादा रहती हैं। तो ये परेशानी एक तो हाई ग्रेड फीवर करेगा, जॉइंट पेन करेगा, बैक एक करेगा, और इसके साथ साथ ये फिर प्लेटलेट्स को डाउन करता है। बॉडी में जो ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं उनको कम करता है। प्लेटलेट्स को कम क्या करता है, ये बोन में जहाँ ब्लड बनता है उसको सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। तो यहाँ से ब्लड बनना टेम्परेरीली, थोड़े टाइम के लिए, जब तक वायरीमिया ज़्यादा है, तो कम हो जाता है। तो इसलिए आपके ब्लड में और वाइट सेल्स भी कम हो जाते हैं, प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं। अब प्लेटलेट्स का क्योंकि मेन वर्क है ब्लीडिंग रोकना, तो इसीलिए जब प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाते हैं तो इंसान में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। कहीं से भी गम से ब्लीडिंग शुरू होती है, टट्टी में खून आ सकता है, मुंह से खून आ सकता है, उल्टी में खून आ सकता है, स्किन पे लाल लाल चकत्ते पड़ सकते हैं। तो ये जब प्लेटलेट कम की वजह से ब्लीडिंग होती है तब ये सब काम होते हैं।
परंतु ये बहुत कम केसेस में होता है, 1-8% केसेस में ये ऐसा होता है और उससे भी बल्कि कम में होता है, ज़्यादातर में ये स्थिति नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि प्लेटलेट थोड़े से भी कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। ब्लीडिंग यूजुअली नॉर्मली शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है 1.5 लाख से 4.5 लाख। जब प्लेटलेट्स कम होने शुरू होते हैं, तो जब प्लेटलेट्स 10-20 हज़ार से कम हो जाते हैं तब ब्लीडिंग की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। इससे ऊपर ब्लीडिंग की संभावना यूजुअली किसी किसी केस में तो हो सकती है, पर यूजुअली नहीं होती है। तो प्लेटलेट कम होने से हमें पैनिकी होने की आवश्यकता नहीं है कि प्लेटलेट 50,000 हो गए या 60,000 हो गए या 40,000 हो गए, तो उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जैसे ही वायरीमिया ख़त्म होगा 4-5-6 दिन में अपने आप ख़त्म होता है। वो 4-5 दिन, किसी में वो 10-12 दिन हो जाता है, वैसे अमूमन 4-5 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो जैसे ही वायरीमिया ख़त्म होगा, प्लेटलेट्स अपने आप ही स्वतः ही बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बॉडी अपने आप ही बनाना शुरू कर देगी और उस प्लेटलेट गिरने से जो 40,000 30,000 भी रह गए थे, उससे आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। क्योंकि प्लेटलेट से ब्लीडिंग भी तब होती है जब आपके प्लेटलेट्स भी बहुत कम हो गए और आपको कहीं से कोई इंजरी हो गई, तो फिर वो ब्लीडिंग चेक करने में दिक्कत आई, क्योंकि प्लेटलेट्स का काम है ब्लीडिंग चेक करना। कम प्लेटलेट्स की वजह से ब्लीडिंग शुरू नहीं होगी, पर कहीं शुरू हो गई तो वो ब्लीडिंग रोकने में आपको दिक्कत आएगी। मुश्किल से 1% या उससे भी कम लोग सीरियस होते हैं इसमें, और वो 2 वजह से सीरियस होते हैं। या तो एक होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, कहीं से भी, वो प्लेटलेट्स की कमी की वजह से। दूसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, इसमें ब्लड प्रेशर एकदम से कम हो जाता है। इसमें होता ये है कि ब्लड की जो छोटी छोटी नलियाँ अंदर शरीर की होती हैं, कैपिलरीज कहते हैं जिनको, वो लीक करने लगती है वायरीमिया की वजह से, वो लीक कर जाती हैं। तो उसमें से आपका प्लाज्मा, आपका पानी निकल के बाहर टिश्यूज़ में जमा होने लगता है, तो ब्लड का प्रेशर एकदम से फिर कम हो जाता है। और ब्लड का प्रेशर जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर सारे शरीर में परेशानी हो जाएंगी, और ब्लड जैसे पानी निकल के अगर फेफड़े में जमा हो जाएगा तो सांस फूलने लगेगी, सांस में दिक्कतें आने लगेंगी, तो इसी तरह से सारी परेशानी हो जाती है। तो इन दोनों में से अगर कोई दिक्कत आती है तो वो वाकई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है और उसका आईसीयू में ही इलाज होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि वो 100 में से 100 ऐसे मरीजों की डेथ ही हो जाएगी, उसमें बचा भी लिए जाते हैं, पर वो बहुत सीरियस बीमारी है, उसमें बचने की संभावनाएं भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो करना हमें यह है कि ऐसी स्थिति अगर ना आ पाए तो अच्छा है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात 2-3 है। जैसे ही वायरीमिया शुरू होता है, जैसे ही डेंगू बुखार का फीवर शुरू होता है, तो एक काम तो आपको ये करना है कि रेस्ट करना है, ज़्यादा इधर उधर जाए नहीं, ज़्यादा वर्क नहीं करें, जिससे अगर प्लेटलेट्स कम भी हुए हैं तो आपको अगर कहीं चोट लग गई, ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो ब्लीडिंग ना हो, तो वो स्थिति नहीं आए। दूसरा, पानी, फ्लूइड्स खूब लेने हैं, पानी ज़्यादा लेना है, फ्लूइड्स ज़्यादा लेने हैं। अगर किसी वजह से मरीज फ्लूइड्स ज़्यादा नहीं ले पा रहा है, मान लो लगातार वॉमिटिंग हो रही है, तो फिर उसको बोतल चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आईवी ग्लूकोज या आईवी सलाइन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। पर अगर पानी, रस वगैरह खूब लेता रहेगा तो उसमें काफ़ी केसेस में ये परेशानियाँ नहीं आती हैं। आज जो सीरियस मरीज़ होते हैं उनमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मरीज़ ज़्यादा सीरियस होने वाला है। जैसे पेट में लगातार सीवियर बहुत तेज़ दर्द होता रहे, या लगातार उल्टियाँ होती रहें, या कहीं से ब्लड आना शुरू हो जाए, जैसे गम से ब्लड आना शुरू हो जाए, नोज़ से ब्लड आना शुरू हो जाए, टट्टी काली आनी शुरू हो जाए, या उल्टियाँ खून की होने लगे, या एकदम से बेहोशी सी आने लगे, एकदम से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगने लगे, तो ऐसी स्थिति में इसका मतलब ये कोई सीरियस बीमारी होने जा रही है। तो ऐसे में तुरंत अलर्ट होकर हमें हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती होना चाहिए और वहाँ प्रॉपर इलाज होना चाहिए। क्योंकि ब्लड प्रेशर फॉल किया है तो वहाँ आपको बोतल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा फ्लूइड देने की ज़रूरत पड़ेगी। 1-1 घंटे में 2-2 3-3 बोतल भी लगाई जा सकती हैं। तो वो उसके लिए आपको डिले नहीं करना है, देरी नहीं करनी है। आज ये बात करने का मेरा मेन मकसद जो था वो ये है कि इसका सबसे पहला तो है बचाव। डेंगू से अगर आप बचाव कर लें तो डेंगू होगा ही नहीं। बचाव कैसे करें कि मॉस्किटो आपको नहीं काटे, मच्छर आपको न काटे। तो उसके लिए या तो आप फुल स्लीव्स की शर्ट्स पहने, मच्छरदानी लगाएं,
मच्छर रिपेलेंट लगाएं जो अपने शरीर पे ओडोमॉस टाइप का, या घर में हिट छिड़कें, या और भी जो मच्छर को भगाने वाली दवाइयाँ हैं वो छिड़की जाएं जिससे मच्छर ना रहे। तो मच्छर ही नहीं रहेगा तो फिर बीमारी होने का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता है। दूसरा, थोड़ी सी आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, फल फ्रूट्स खाएं, सलाद खाएं, नेचुरल फूड खाएं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है, तो बहुत सी बीमारियों से आपको वैसे भी थोड़ी बचत रहती है। तो बचत तो इसका सबसे बड़ा इलाज है। दूसरा, अगर हो भी जाता है तो एकदम से पैनिक ही नहीं हो कि जैसे मैंने बताया कि 80% तो एसिम्प्टोमेटिक में निकल जाते हैं, बाकी में 18-19% आराम से ठीक हो जाते हैं। अब सिर्फ 1-8% में ही परेशानियां जरूर होती हैं। मेन मकसद आज मेरा बात करने का था, जो प्लेटलेट्स की वजह से जो हुआ बैठा हुआ है वो दूर करना है। क्योंकि अक्सर अब मरीज आता है, अरे साहब प्लेटें कम हो गई साहब, 1 लाख रह गई, 80,000 रह गई या 70,000 रह गई। तो मैं उनको यही समझाता हूँ कि भाई प्लेट कम होने से कोई आपत्ति नहीं आ रही है जब तक प्लेटलेट बहुत कम नहीं हो और वो कि साहब प्लेटलेट चढ़वा दीजिए। आजकल ये हो रहा है कि साहब प्लेटलेट खूब चढ़वाई जा रही हैं हॉस्पिटल में भी, कुछ मरीजों की रिक्वेस्ट पे भी, कुछ वैसे भी। उससे होता क्या है कि जो डोनर्स हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और डोनर नहीं मिलेगा, जब जिसको वाकई ज़रूरत होगी तब वो डोनर नहीं मिल पाएगा आपको। तो इसमें मेरी समझ से 3/4 से ज़्यादा प्लेटलेट्स उन लोगों को चढ़ाई जा रही हैं जहाँ ज़रूरत नहीं है। प्लेटलेट्स चढ़ाने के 2 इंडिकेशंस हैं मेन। नंबर 1, प्लेटलेट्स 10,000 से कम हों तो प्लेटलेट चढ़ानी चाहिए, क्योंकि तब ब्लीडिंग होने की संभावना ज़्यादा है। या कहीं से ब्लीडिंग शुरू हो गई है तो प्लेटलेट्स अगर 50-60 हज़ार भी हैं तो भी प्लेटलेट्स चढ़ने चाहिए। इन 2 बातों के अलावा अगर प्लेटलेट्स चढ़ाने की कहीं ज़रूरत है तो ये है कि भाई आपके प्लेटलेट्स कम है और आपको कोई माइनर या मेजर सर्जरी करानी है या आपकी डिलीवरी होने को है तो प्लेटलेट्स चढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ इन 2 इंडिकेशंस के अलावा प्लेटलेट चढ़ाने की कतई आवश्यकता नहीं है। 20,000 पे 50,000 पे प्लेटलेट बिल्कुल नहीं चढ़वाएं। बल्कि कई बार न ज़रूरत होने पे प्लेटलेट चढ़वाने से न कि केवल प्लेटलेट चढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान भी कर सकती है। नुकसान ये करती है क्योंकि बॉडी में डिमांड एंड सप्लाई है हर चीज़ की। बॉडी में प्लेटलेट्स कम होंगी तो दिमाग से एक मैसेज आता है, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो बोन मैरो को ऑर्डर करते हैं कि भाई प्लेटलेट्स ज़्यादा बनानी है, तेज़ी से बनानी है। अब अगर आपने प्लेटलेट्स चढ़ा दिए और ब्लड में प्लेटलेट ज़्यादा पहुंच गए तो वो दिमाग को मैसेज गया नहीं तो उसने अपना प्रोडक्शन ज़्यादा चालू किया ही नहीं, जो कि पहले से सप्रेस था, तो वो प्लेटलेट्स फिर कम हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि प्लेटलेट्स का जीवन 5-7 दिन का होता है। सिर्फ प्लेटलेट्स 5-7 दिन में ख़त्म हो जाती हैं, फिर नई प्लेटलेट्स रोज़ाना बनती रहती हैं और पुरानी ख़त्म होती रहती हैं। तो अगर आप प्लेटलेट्स चढ़ा भी देंगे तो क्योंकि जो आप प्लेटलेट्स चढ़ाएंगे उनका जीवन तो और 3-4 दिन का होगा, क्योंकि कुछ उसमें से 7 दिन पुरानी होंगी, कुछ 6 दिन पुरानी होंगी, कुछ 5 दिन पुरानी होंगी। तो वो 3 दिन में आपकी प्लेटलेट्स जो चढ़ी हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी और अपना बॉडी का प्रोडक्शन अगर नहीं शुरू हुआ है तो आप फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। तो इसलिए गैर ज़रूरत प्लेटलेट न चढ़ाई जाए। ज़रूरत हो तो बिल्कुल चढ़ाई जाएंगी, पर गैर ज़रूरत प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इससे फ़ायदा तो होता ही नहीं है और जैसे मैंने बताया नुकसान भी हो सकता है। दूसरा, इस बीमारी में इतना पैनिकी नहीं हो, मौतें होती हैं पर कंपैरेटिवली कम होती हैं और अगर एहतियात रखी जाए, डॉक्टर्स के पहले दिन से डॉक्टर से बात की जाए और प्रॉपरली उसके इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए जाएं तो मैं समझता हूं कि ज़्यादातर केसेस में कोई परेशानियां नहीं होती हैं। कुछ 1-8% पे जिसमें होंगी, सिर्फ उन्हीं को हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए। अदरवाइज़ घर पे आराम से ट्रीटमेंट 98-99% का हो सकता है। उससे फ़ायदा ये होगा कि हॉस्पिटल्स में भी ज़्यादा भीड़ नहीं होगी और डॉक्टर्स पे भी लोड ज़्यादा नहीं होगा, तो जो वाकई सीरियस मरीज़ होंगे उनकी देखभाल अच्छे तरह से हो पाएगी। अब आप समझ सकते हैं जब 500-700 मरीज़ भर्ती हैं और 4 डॉक्टर हैं तो उनकी देखभाल कितनी कर पा रहे होंगे, या स्टाफ पैरामेडिकल स्टाफ है वो उनकी कितनी देखभाल कर पा रहा होगा, ये आप समझ सकते हैं। एक और कन्फ्यूज़न बहुत फैला हुआ है और मीडिया ने बहुत फैलाया हुआ कि D2 वायरस आ गया है साहब, ये बहुत ही ख़तरनाक है और ये इससे बड़ा ख़तरा है और D2 वायरस ज़्यादा है। मैं आपको बता दूं कि डेंगू वायरस 4 स्ट्रेन्स होते हैं, D1, D2, D3, D4।
कोई भी ज़्यादा खतरनाक नहीं है। होता ये है कि किसी भी स्ट्रेन से अगर पहली बार आपको डेंगू का इन्फेक्शन होता है, तो वो यूजुअली बहुत खतरनाक नहीं होता है और वो ज़्यादातर उसमें मरीज़ ठीक हो जाते हैं और उसमें फिर एंटीबॉडी बन जाती हैं, जिससे उस स्ट्रेन का दोबारा वायरस आपको अटैक नहीं कर पाएगा पूरे जीवन भर। परंतु दूसरे स्ट्रेन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ नहीं बनती हैं इससे। तो होगा क्या, जब आपको एक बार डेंगू वायरस हो जाए किसी एक स्ट्रेन से D1 से, अब अगर दोबारा D2 से आपको इन्फेक्शन हुआ है, तो फिर ऐसा होता है कि जब दूसरे उससे होता है तब वो सीरियस इन्फेक्शन होता है और उसमें सीरियस होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। और जब ज़्यादा होते हैं तो उसमें डेंगू शॉक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि D2 वायरस ज़्यादा खतरनाक है। अगर D2 ने पहली बार आपको अटैक किया तो बिल्कुल खतरनाक नहीं है, ज़्यादा खतरनाक नहीं है, और D1 ने दोबारा में अटैक कर दिया आपको तो D1 खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक वही स्ट्रेन होगा जो आपको एक बार पहले दूसरे स्ट्रेन से डेंगू फीवर हो चुका है और तब दूसरे स्ट्रेन से होगा तो वो खतरनाक होगा, चाहे वो D2 हो या D1 हो या D3 हो या D4 हो। तो ऐसा जो मीडिया के थ्रू भ्रांति फैली हुई है कि सब D2 स्ट्रेन आ गया, ये बहुत खतरनाक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ साहब कि अपना ख्याल रखें, मच्छरों से बचाव रखने की पूरी कोशिश करें और फिर भी अगर हो जाता है तो ज़्यादा पैनिकी नहीं हो, उसको ठीक से प्रॉपरली शुरू में इलाज यही है इसका, क्या खाली पैरासीटामॉल खाएं और पानी खूब पिएं और आराम करें। शुरू का इलाज यही है, उसी में 80-90% मरीज इसी से ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस में ही प्रॉब्लम शुरू होती है, तो ये करें और इसके बाद भी परेशानी हो तो अपने डॉक्टर से मिलें और उसकी राय मानें। धन्यवाद।